प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस बार काफी मेहनत किए जाने के बावजूद लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में भाजपा एक भी सीट हासिल नहीं कर सकी। हालांकि पार्टी के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है और पार्टी ने इस बार राज्य में 11% से अधिक वोट हासिल किए हैं। लोकसभा चुनाव में अलग अलग लड़ने के बाद तमिलनाडु में खाता खोलने में विफल रही भाजपा और AIADMK फिर से साथ में आ सकते हैं। AIADMK की राजग में वापसी के लिए भाजपा सही समय का इंतजार कर रही है। 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले यह सुनिश्चित माना जा रहा है, लेकिन उसके पहले भी AIADMK की राजग में वापसी हो सकती है। ध्यान देने की बात है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई के बयान और क्रियाकलापों से खफा होकर AIADMK ने पिछले साल अक्टूबर में राजग से बाहर जाने का फैसला किया था। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी मानना है कि AIADMK के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की स्थिति में लोकसभा के नतीजे काफी बेहतर हो सकते थे। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार भाजपा तमिलनाडु में 11.4% मतों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में जरूर सफल रही, लेकिन सीट जीतने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में जरूर कामयाब रही, मगर सीटें जीतने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि AIADMK तमिलनाडु में भाजपा की स्वाभाविक साझीदार है और दोनों दलों को साथ आने में कोई समस्या नहीं होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में दोनों दलों के बीच एक बार फिर गठबंधन हो सकता है। जानकारों का कहना है कि AIADMK भी राज्य में अपनी सियासी स्थिति मजबूत बनाने के लिए भाजपा से हाथ मिलाने में परहेज नहीं करेगी। द्रमुख की चुनौतियों का सामना करने के लिए AIADMK को भी भाजपा से मदद की दरकार है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी इस सच्चाई को गंभीरता से महसूस कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार तमिलनाडु में इंडी गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए सभी 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। द्रमुक 22 और कांग्रेस 9 सीटों पर जीतने में कामयाब रही थी। जयललिता के दौर में राज्य की राजनीति में प्रभुत्व रखने वाली पार्टी AIADMK का खाता भी नहीं खुला था। दूसरी ओर भाजपा भी तमाम कोशिशों के बावजूद राज्य में एक सीट भी नहीं जीत सकी थी। हालांकि भाजपा की स्थिति मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कई दौरे किए थे। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी पर इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय की ताबड़तोड़ कार्यवाही हो रही है। विधानसभा चुनाव से पहले ईडी के निशाने पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी विधायक है। पहले समालखा विधायक धर्म सिंह छोकर, फिर महेंद्रगढ़ के विधायक रावदान सिंह और अब सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार पर शिकंजा कसा गया है। तीनों ही विधायक हुड्डा के विश्वास पात्रों में शामिल है। उधर एक दिन पहले ईडी ने पूर्व सीएम से जुड़े एक मामले में करीब 300 करोड़ रुपए से जुड़ी एक जमीन कुर्क की। लगातार कार्यवाही से न सिर्फ कांग्रेस विधायकों को झटका लगा है, बल्कि हुड्डा की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। उनके खिलाफ भी ईडी कई मामलों में जांच कर रही है। इस सब के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बने हुए हैं। ईडी के इस एक्शन के बीच आजकल वो कहीं भी नहीं दिख रहे हैं, सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहे हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से 11 जुलाई को फोन पर बात होने की फर्जी खबर सामने आने के बाद से ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी के बारे में कोई हलचल ना देख लोग सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता बजट सत्र शुरू होने से पहले कहां गायब है। बजट सत्र से पहले ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी पूर्व में भी अहम वक्त पर गुप्त यात्रा पर निकल जाते रहे हैं। भारत में जिस वक्त G20 हो रहा था, ठीक उसी वक्त राहुल गांधी विदेश यात्रा पर निकल गए थे। तब लोगों ने सवाल भी किया था कि राहुल का विदेश यात्रा पर जाना और चीन के राष्ट्रपति का G20 में ना आना क्या यह महज संयोग है। राहुल गांधी अपनी विदेश यात्रा के दौरान देश विरोधियों से मिलते रहे हैं, मिलने के साथ ही देश विरोधी बयान भी देते रहे हैं। ऐसे में बजट सत्र से पहले क्या वे फिर किसी मिशन पर गए हैं क्या?
वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के 3 विधायक काफी समय से ईडी के रडार पर थे। छोकर के खिलाफ ईडी ने पिछले साल जुलाई में मनी लॉन्ड्रिंग की एफआईआर दर्ज की थी। दरअसल उनके बेटे सिकंदर सिंह छोकर गुरुग्राम में रियल एस्टेट का कारोबार चलाते हैं। वह रियल एस्टेट कंपनी माहिरा समूह के प्रबंध निदेशक है। इस कंपनी की 7 परियोजनाओं पर अनियमितताओं के आरोप लगे थे। आरोप है कि कंपनी ने घर का सपना दिखाकर लोगों से पैसे ले लिए, मगर फ्लैट का पोजीशन नहीं दिया। कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका। इस मामले में छोकर का बेटा तो न्यायिक हिरासत में है। छोकर को हाई कोर्ट से राहत मिली हुई है। छोकर समालखा से 2 बार से विधायक है। छोकर ने अपना पहला विधानसभा चुनाव 2009 में हरियाणा जनहित कांग्रेस के टिकट पर जीता था। उसके बाद वे चुनाव हार गए और 2019 हुड्डा की नजदीकियों की वजह से उन्हें फिर से टिकट मिला और दोबारा निर्वाचित हुए। वहीं ईडी ने 1400 करोड़ के बैंक घोटाले के मामले में कांग्रेस विधायक रावदान सिंह, उनके बेटे अक्षत सिंह और उनसे जुड़ी एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड कंपनी के 16 ठिकानों पर छापेमारी में हेराफेरी पाई। इन ठिकानों में से 1 करोड़ 42 लाख रुपए, अघोषित 32 फ्लैट, जमीन, ट्रस्ट और बैंकों के लॉकरों के कागजात पाए गए। ईडी ने 2 दिन चली कार्यवाही के बाद सभी को सीज कर दिया। खैर, आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे और यहां मंडल कारागार में बंद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। पहुंचकर अजय राय ने अखिलेश यादव का हालचाल जाना। आपको बता दें कि सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाते हुए मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों पर प्राणघातक हमला करने सहित कई गंभीर धाराओं के आरोपी कांग्रेस जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न्यायालय के समक्ष समर्पण कर दिया था। अपर सिविल जज तृतीय या ACJM प्रीति गिरी ने आरोपी अखिलेश यादव को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में सोमवार को जेल भेज दिया था। आरोप है कि अखिलेश यादव सहित उनके साथ के लोगों ने पुलिस बल पर हमला कर दिया, राहगीरों से अभद्रता की। कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिकारियों के वाहन व अगल बगल खड़ी मोटरसाइकिल को क्षति पहुंचाई गई। उप निरीक्षक जितेंद्र प्रताप की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। घटना के संबंध में थाना हैदरगंज की पुलिस विवेचना कर रही है। मामले में आरोपी कांग्रेस जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को अपने समर्थकों के साथ कचहरी आकर न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिए, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मंडल कारागार भेज दिया गया था। मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए अजय राय ने प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों में नेम प्लेट लगाने को लेकर बड़ा बयान दिया। अजय राय ने कहा, यह पूरी तरह से गलत है और इस फरमान को वापस लेना चाहिए। यह तुगलकी राजनीति है। इस दौरान जब उनके यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर पूछा गया तो अजय राय ने कहा कि 10 सीट हम जीतेंगे, भाजपा को सभी सीटों पर हराएंगे। बता दें कि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कांग्रेस गठबंधन के तहत 4 सीटों की डिमांड कर रही है, लेकिन सपा 2 सीट ही देने को तैयार है। हालांकि अखिलेश यादव की एक शर्त यह भी है कि इंडिया गठबंधन के तहत सपा को महाराष्ट्र और हरियाणा में 12 और 5 सीटें दी जाए। दरअसल उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ ही यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होगा। ऐसे में सीटों को लेकर अभी से खींचतान भी शुरू है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राजधानी लखनऊ में कुकरेल नदी के किनारे हरी शंकरी का पौधा लगाकर पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 का शुभारंभ किया। इसके तहत सरकार जन सहयोग से एक दिन में 36.50 करोड़ पौधे लगा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से खतरे की घंटी बज चुकी है, इसलिए पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ में सभी को जुटना होगा। दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग जीव सृष्टि के लिए नया संकट खड़ा करने जा रहा है। यह संकट मनुष्य के स्वार्थ ने प्रदान किया है, इसलिए इसे नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी मनुष्य पर ही होनी चाहिए। आपका इस अपडेट को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। हाल ही में विवादों में रहने वाले शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में देखा गया था, जहां पीएम मोदी ने उनके पैर भी छुए थे। अब गोविंदानंद सरस्वती जी महाराज ने वीडियो जारी कर रविवार 22 जुलाई को उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी करने वाले अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर
संत गोविंदा दास सरस्वती ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने वाराणसी की अदालत का आदेश दिखाते हुए कहा है कि अभी मुक्तेश्वरानंद को फरार घोषित किया जा चुका है। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। गोविंदानंद सरस्वती ने कहा, बाद में इन्होंने कोर्ट पहुंचकर चालाकी से छल कपट से आत्मसमर्पण किया और झूठ कहा कि वो शंकराचार्य हैं। पूरी दुनिया में लोग रो रहे हैं और उन्हें मार्गदर्शन देना है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। गोविंदानंद सरस्वती ने कहा कि अभी मुक्तेश्वरानंद इस दौरान मध्य प्रदेश के एक आश्रम समेत कई जगह छिपकर भागते फिर रहे थे। उन्होंने बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी ये सब बोल सकते हैं। उन्हें न्याय चाहिए, लेकिन तारीख पर तारीख बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि उधर सुनवाई अटकी पड़ी है, इधर देश में आग लग रही है और नुकसान हो रहा है। गोविंदानंद सरस्वती ने आगे कहा, देश हित में वो सारे दस्तावेज सार्वजनिक कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान महाभारत के द्रौपदी के चीरहरण के प्रसंग को याद किया और कहा कि अगर उनकी गलती है तो ईश्वर उन्हें क्षमा करे। गोविंदानंद सरस्वती ने कहा, अभी मुक्तेश्वरानंद लोगों को मार रहे हैं, अपहरण करवा रहे हैं, भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा पर आपत्ति उठाते हैं, सन्यासी बनकर शादियों में जाते हैं, केदारनाथ में 228 किलोग्राम सोना गायब होने को लेकर झूठ बोल रहे हैं। इन्हें यह तक पता नहीं कि सोना और पीतल क्या होता है, क्योंकि ये डुप्लीकेट हैं। गोविंदानंद सरस्वती ने आगे कहा, अगर वो असली चिट्ठा खोलने पर आ गए तो बहुत समस्या हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वो दंडी सन्यासी हैं, उनसे कोई क्या छीन लेगा। उन्होंने कहा कि न्याय और धर्म अलग है। उन्होंने दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि जमानत के लिए वकीलों के साथ अभी मुक्तेश्वरानंद ने वकीलों से बैठक की, लेकिन 51 में से सिर्फ एक में भी इन्हें बेल नहीं मिली। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इन्हें पीटा, लेकिन इन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के एक्शन में आ गई है। शुक्रवार शनिवार की रात ईडी ने सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार कर लिया। सुरेंद्र पवार अवैध खनन से जुड़े मामले में दिल्ली ईडी ऑफिस में पेश हुए थे। यहीं से टीम ने उन्हें हिरासत में लिया। ईडी ने हरियाणा में कांग्रेस विधायक रावदान सिंह, उनके बेटे और करीबियों पर छापेमारी की है। ईडी जल्द ही इन बाप बेटे की जोड़ी को भी उठा सकती है। छापेमारी के दौरान ईडी ने 1.42 करोड़ की नकदी बरामद की। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ईडी ने 30 से अधिक बेनामी फ्लैट और जमीन से संबंधित दस्तावेज भी जब्त किए हैं। खबर है कि विधायक, उनके परिवार, एक संबद्ध कंपनी सनसिटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रबंधक मोहिंदर अग्रवाल, गौरव अग्रवाल और कुछ अन्य के खिलाफ दिल्ली, जमशेदपुर, झारखंड, हरियाणा के महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में बृहस्पतिवार 18 जुलाई को छापेमारी हुई थी। अहम बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग की यह जांच आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई एक सीबीआई एफआईआर पर आधारित थी। इस एफआईआर में आरोपियों पर धन की हेराफेरी करके धोखाधड़ी करने, आपराधिक धांधली, आपराधिक विश्वासघात और ठगी करके केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ को 1392.86 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। ईडी ने एक बयान में कहा कि छापेमारी अभियान में समूह की इकाइयों और व्यक्तियों के कई परिसर से 1.42 करोड़ रुपए की नकदी, 32 अघोषित फ्लैट और जमीन, विभिन्न लॉकर, ट्रस्ट आदि के दस्तावेज जब्त किए गए। जिन इकाइयों पर छापेमारी की गई उनमें रावदान सिंह के बेटे अक्षत सिंह की यूनिट्स भी शामिल है। हालांकि ईडी ने अपने बयान में यह नहीं बताया कि वास्तव में कहां से क्या जब्त किया गया था। बैंक से लिए गए रुपयों को असुरक्षित कर्ज के रूप में दूसरी कंपनियों में ले जाया गया, फर्जी लेन देन किया गया, इससे रुपए का जमीन आदि खरीदने में लॉन्ग टर्म निवेश किया गया। रावदान सिंह और उनके परिवार ने एएसएल कंपनी से कर्ज लिया, लेकिन उसे फिर वापस नहीं किया गया। इस कार्य प्रणाली में बैंकों से लिए गए धन को असुरक्षित लोन और अग्रिम के रूप में अन्य कंपनियों में भेजा गया। अपने विभिन्न देनदारों के लोन को बट्टे खाते में डालना, फर्जी लेन देन आदि शामिल थे। बदले में नकद लेना, जिसे भूमि खरीदने और अन्य कामों के लिए निवेश किया गया था। ईडी प्रवक्ता ने कहा कि मामले की जांच जारी है। हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा में रावदान सिंह महेंद्रगढ़ सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं।
इस साल के अंत में हरियाणा विधानसभा में चुनाव प्रस्तावित है। 4 बार के विधायक और व्यवसायी ने हाल ही में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वे भारतीय जनता पार्टी के धर्मवीर सिंह से 41,000 से अधिक मतों से अंतर से हार गए। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपिंदर सिंह हुड्डा का करीबी माना जाता है। खैर, आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। बिहार में बढ़ते अपराध के विरुद्ध शनिवार को पटना में आयोजित इंडी गठबंधन के प्रतिरोध मार्च में आरजेडी अध्यक्ष लालू परिवार के कोई सदस्य शामिल नहीं हुआ। मार्च में इस गठबंधन के सभी घटक दल राजद, कांग्रेस, भाकपा, माकपा, भाकपा माले और विकासशील इंसान पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। ये सब सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी नेता गौतम यादव ने शुक्रवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मिलन समारोह में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बलराम मंडल ने गौतम को पार्टी की सदस्यता दिलाई, साथ ही भाजपा में स्वागत भी किया। मिलन समारोह को संबोधित करते हुए बलराम मंडल ने कहा कि भाजपा के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास की नीति को लोग काफी पसंद कर रहे हैं, जिस कारण बड़ी संख्या में लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद आरजेडी नेता गौतम यादव ने कहा कि भाजपा की नीतियों से आकर्षित होकर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज वे गर्व महसूस कर रहे हैं क्योंकि वे बीजेपी के सदस्य हैं। वे किसी पद की लालच में नहीं बल्कि लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ आए हैं। वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी के पिता की हत्या पर पूरी बिहार की सियासत गरमाई हुई है। इस मुद्दे पर बीजेपी कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गुरुवार को कहा है कि लालू प्रसाद यादव या उनके परिवार को अपराध पर बोलने का हक नहीं है। लालू यादव तो मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठकर संगठित अपराध का संचालन करते थे। इस समय बिहार में अपराध पर वह बोल रहे हैं या उनके परिवार के लोग बोल रहे हैं। सम्राट चौधरी ने आगे कहा, देखिए कि पूर्व मंत्री मुकेश सैनी के पिता का हत्यारा कौन निकला। हत्या करने वाला उनके ही परिवार का निकला। लालू यादव से बड़ा अपराधियों को संगठन देने वाला कोई नेता नहीं हुआ है। आरजेडी का वह दौर भी आज तक कोई भूला नहीं है। आगे डिप्टी सीएम ने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि चुनाव के समय विपक्ष ने गलत धारणा लोगों के सामने पहुंचाई, लेकिन आज हमें हतोत्साहित होने का कोई कारण नहीं है। देश में पहली बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसी गठबंधन की सरकार तीसरी बार बनी है। विपक्ष में 33 पार्टियां भी मिलकर उतनी सीटें नहीं ला सकी। उन्होंने बीजेपी को कमिटमेंट वाली पार्टी बताते हुए कहा कि 1950 में जो हमने वादा किया था वह आज जाकर पूरा हुआ। कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। इस देश में कोई पार्टी ऐसी नहीं जिसकी कोई विचारधारा हो। बीजेपी कभी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करती। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का वादा किया था और आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर विराजमान है। जल्द ही सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर का निर्माण होगा। बता दें कि सम्राट चौधरी गुरुवार को बिहार बीजेपी की कार्य समिति की बैठक के दौरान पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह रहे थे,